टू बीट द स्ट्रीट। आज हम बात करने वाले हैं DHFL के बारे में। DHFL के Q4 रिजल्ट आ चुके हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे उनके Q4 रिजल्ट कैसे रहे हैं और क्या करना चाहिए, और बाकी सारी चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि एक हम ही लोग हैं जो DHFL की स्टोरी को पूरी तरीके से कवर किया। अभी तक हम लोग ने यहाँ पे अगर आप देखोगे 17 वीडियो बना चुके हैं और हम लोग ने लगभग सारे टॉपिक्स को कवर किया है। अगर आप बात करोगे DHFL की डीलिस्टिंग को, कपिल वाधवान के ऑफर को, DHFL का फंडामेंटल एनालिसिस, DHFL में जो हो रहे हैं फ्रॉड, लोअर सर्किट अगर कभी लग जाता है DHFL में तो उसको कैसे बेचा जा सकता है, और वहीं पे अभी क्या होने वाला है डील में और आगे क्या क्या हो सकता है, सारी चीज़ें हम लोग ने कवर करी है। उसी के बाद हम लोग ने बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे कवर किया है वो ये है कि यहाँ पे DHFL के अंदर अभी इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या मिलेगा, बैंक को क्या मिलेगा, और यहाँ पे FD और NCD होल्डर्स को क्या क्या मिलेगा, वो सारी चीज़ें हम लोग ने ऑलरेडी यहाँ पे कवर करी है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ पे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि DHFL से रिलेटेड आपका कोई अपडेट ना छूट जाए। चलिए, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे DHFL की, तो DHFL के अंदर यहाँ पे जो अभी कंपनी प्रॉफिट में आ गई है। प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर आप देखोगे तो 96-97 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट है। बट उससे पहले कंपनी ने अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी अगर आप देखोगे 13,000 करोड़ का पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट लॉस बुक किया था। उससे पहले यहाँ पे 7,500 करोड़ का लॉस किया था। और ओवरऑल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 15,000 करोड़ का लॉस बुक किया है कंपनी ने। ठीक है, तो कंपनी के फाइनेंशियल्स कुछ भी खास नहीं बदले। ठीक है ना। अगर कोई ये सोच रहा है कि 97 करोड़ का एक छोटा सा प्रॉफिट बुक करके कंपनी के यहाँ पे पूरी की पूरी हिस्ट्री बदल जाएगी, कंपनी एक मल्टीबैगर बन जाएगा, तो ऐसा नहीं है। इसके पीछे कुछ और रीजंस हैं कि यहाँ पे कुछ हिडन एडजस्टमेंट है जो आप लोग को बाकी यूट्यूब पर अगर आप चैनल देखोगे या फिर अगर आप कहीं और न्यूज़ में पढ़ोगे तो आपको केवल यही बताया जाएगा DHFL प्रॉफिट में आ गया है, पर उसके पीछे बहुत सारे रीजंस है जो काम कर रहे हैं। सबसे पहले रेवेन्यू की अगर हम बात करते तो यहाँ पे जो रेवेन्यू है वो यहाँ पे कंपनी का Q-on-Q और Y-o-Y बेसिस पे कम हुआ है। ठीक है, और वहीं पे अगर आप देखोगे तो लॉस में अगर अपन देखते हैं यहाँ पे जो टोटल है अगर अपना वो देखेंगे तो जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट के बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ कि यहाँ पे कंपनी अब प्रॉफिट में टर्न ऑन हुई है। बट यहाँ पे एक बहुत जो इंपॉर्टेंट चीज़ है और जो आप लोग को भी देखनी चाहिए कि कंपनी का जो EPS FY21 के लिए अगर आप देखोगे तो जो नेगेटिव है वो है 479 रुपीज़ का नेगेटिव EPS है। ठीक है, मतलब आप एक बहुत सिंपल सी चीज़ समझो, आप एक ऐसी कंपनी को 20 रुपये, अभी जो भी भाव है, मान लीजिए 18 रुपये का भाव चल रहा है, 18 रुपये में एक ऐसी कंपनी को खरीद रहे हो जो 480 रुपये का यहाँ पे लॉस बुक करती है। ठीक है, पूरे साल के अंदर वो 480 रुपये का लॉस बुक करती है एक शेयर पे। तो ये कुल मिला के अगर आप देखोगे कंपनी पूरी की पूरी खोखली है। अच्छा, खोखली कैसे? आपने कैसे बोल दिया DHFL खोखली? DHFL तो मल्टीबैगर बनेगा। भैया बहुत बढ़िया बात है अगर आपको लगता है तो, बट मुझे नहीं लगता है ना। आई एम वेरी बेयरिश ऑन दिस स्टॉक। और मैं ऐसा नहीं है कि आज बेयरिश हुआ हूँ, मैं इसको जब से अभी ये जो हाई मारा था ना 40 रुपये 35 रुपये का, तब से मैं बेयरिश हूँ। और उससे पहले भी मैं पहले भी बेयरिश था। अगर आप देखोगे 90 रुपये 100 रुपये, उससे पहले भी हम लोग बेयरिश ही थे। ठीक है, DHFL पे हम लोग ने बहुत ज़्यादा डिटेल्ड एनालिसिस किए हुए, आप चाहे तो वीडियो देख सकते हैं। चलिए, ये खोखला कैसे मैं आपको समझाता हूँ। अभी आप असेट्स देखोगे तो 70,000 करोड़ की सॉरी यहाँ पे 70,000 लैक्स की इनकी असेट है। ठीक है, 70,000 लैक्स की अगर आप देखते हो तो यहाँ पे करीबन इनकी एसेट्स है। ठीक है, वहीं पे अगर आप जो इनकी लाइबिलिटी देखोगे तो यहाँ पे लाइबिलिटी करीबन 91,000 की है। तो सॉरी, ये 91 लैक्स की है, तो करीबन 91,000 करोड़ की यहाँ पे लाइबिलिटीज़ है। तो कुल मिला के आप क्या समझ रहे हो कि कंपनी की यहाँ पे लाइबिलिटीज़ ज़्यादा है और यहाँ पे असेट्स कम है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कंपनी को खोखला बनाती है। मतलब आप सिंपल सी देख लोगे ना तो यहाँ पे जो कंपनी का नेटवर्थ है, जो अगर आप वो देखोगे ना, वो नेटवर्थ है वो 20,000 करोड़ से नेगेटिव है। और जो अगर आप देखोगे पिछली बार कंपनी का नेटवर्थ क्या था, अगर आप देखोगे पिछली बार कंपनी का जो नेटवर्थ था ना वो 5,000 करोड़ से नेगेटिव था और इस बार 20,000 करोड़ से नेगेटिव हो गया है। और ये देखोगे तो आप पूरे साल के अंदर कंपनी ने जो लॉस बुक ऑन किया है वो और ऐड हो गया। मतलब 5,000 करोड़ की नेटवर्थ में 15,000 करोड़ का अगर लॉस और ऐड करोगे तो 20,000 करोड़ नेगेटिव हो गया। कंपनी के पास असेट्स ही नहीं है। अगर वो लाइबिलिटी चुकाने जाएगी ना तो कंपनी के पास असेट्स नहीं है। और इसके पीछे बहुत सिंपल रीजन है, कंपनी अभी NCLT में चल रही है, तो कंपनी को किसी भी तरह की यहाँ पे बोरोइंग्स वगैरह या फिर इंटरेस्ट वगैरह का पेमेंट नहीं करना है। अगर आप चाहे तो मैं यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ, कंपनी किसी भी तरह का यहाँ पे ना इंटरेस्ट वगैरह का एक्सपेंसेस नहीं बुक करती है। उसी के अलावा अगर अपन देखें तो कैश फ्लोज में भी मैं आपको बता सकता हूँ
अगर आप देखोगे तो ये जो पूरा का पूरा अगर इनका जो फिनेंसिंग कैश फ्लोज है वो यहाँ पे पूरा का पूरा जीरो है, ठीक है ना। यहाँ पे कंपनी कोई भी कैश फ्लो में अगर आप देखोगे इन्वेस्टिंग और यहाँ पे फिनेंसिंग के अंदर कोई भी यहाँ पे काम नहीं हो रहा है। जो अगर आप देखोगे फिनेंसिंग कैश फ्लो जो है वो को पूरा का पूरा जीरो है, कंपनी ने कोई भी लोन नहीं लिया है, कहीं पर भी लोन चुकाया नहीं है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें, उसके अलावा अगर आप देखते हो, अगर आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नेगेटिव कैश फ्लो रहा है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से भी, जो कि एक खराब बात है। अच्छा, उसके अलावा अब यहाँ पे बहुत सारी बातें, जो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, कंपनी ने यहाँ पे अपने लोन वगैरह तो चुकाया नहीं है और इंटरेस्ट वगैरह पे नहीं किया है। अगर कंपनी ये सब कर देती, ठीक है, अगर कंपनी ये सारे कर देती ना, तो कंपनी का यहाँ पे जो लॉस है पूरे साल के लिए कितना हो जाता, तो वो देख लो आप। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो करीबन 5,000 करोड़ से कंपनी का लॉस यहाँ पे ज़्यादा हो जाता। और वहीं पे अगर जो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है जो अभी यहाँ पे 97 करोड़ हुआ है इस क्वार्टर के लिए, वो करीबन 1422 करोड़ से यहाँ पे नेगेटिव हो जाता। मतलब कंपनी ने यहाँ पे क्या बोला है, देखो कंपनी ने इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स का यहाँ पे कोई भी यहाँ पे वो नहीं बनाया, प्रोविजन वगैरह है। और कंपनी को साल का कितना खर्चा है, कंपनी को करीबन यहाँ पे 7,000 करोड़ का यहाँ पे खर्चा है पूरे साल का इंटरेस्ट का, और इस क्वार्टर के लिए करीबन 1912 करोड़ का खर्चा है। तो वो अगर कंपनी यहाँ पे बुक कर लेती, क्योंकि कंपनी अभी उसमें है, तो यहाँ पे एनसीएलटी के अंदर है, आईबीसी के अंदर है, तो कंपनी को ये सारी चीज़ें करनी नहीं पड़ती है, ठीक है। बाकी अगर आप देखोगे कंपनी के यहाँ पे जो एक कंपनी के पास एसेट्स वगैरह है वो करीबन 4,000 करोड़ की है, जिसके यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। उसके अलावा आप सभी को पता है कंपनी के यहाँ पे अगर अगेंस्ट में बहुत सारे केसेस वगैरह चल रहे हैं, ईडी और वो सारे, तो वो भी कंपनी ने यहाँ पे डिस्क्लोज किया है। अगर आप देखोगे तो ये कंपनी के केसेस है, एसएफआईओ, ईडीए, अगर आप देखोगे सीबीआई, एमसीए, ये सभी लोग है ना इसके पीछे पड़े हुए। इसकी रिकवरी बहुत बहुत मुश्किल है। और वहीं पे अगर आप देखोगे कंपनी की नेटवर्थ भी है ना, अगर आप देखते हो तो नेगेटिव है। और आरबीआई और एनएचबी यानी नेशनल हाउसिंग बोर्ड के रूल्स के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये कंपनी एक तरीके से यहाँ पे नॉन वाइबल है, ठीक है ना। इसका लाइसेंस रद्द हो सकता है, बट यहाँ पे आईबीसी के कारण यहाँ पे रद्द नहीं हुआ है। अगर आपको वो चीज़ भी पढ़नी है तो कंपनी ने वो भी डिस्क्लोज किया है, मैं बता दूंगा अभी मेरे को दिखेगा तो, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी ने यहाँ पे थोड़ा बहुत है ना वो इंटरेस्ट का वो भी किया है, जो अभी अगर आप देखोगे तो जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी केस सुनाया था ना इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट का, तो उसके कारण यहाँ पे कंपनी को अपना वो है ना इंटरेस्ट भी रिवर्स करना पड़ा है, ठीक है। उसके अलावा मैं यहाँ पे एक और चीज़ बताता हूँ, देखो वो अमाउंट कितना है, वो यहाँ पे 1300 लैक्स का अमाउंट है, ठीक है। और एक खास बात ये है पूरी कंपनी की, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये कंपनी क्या है, एनबीएफसी, आप सभी को पता है। एक एनबीएफसी कंपनी, एक फाइनेंशियल कंपनी एनपीए तो डिस्क्लोज कर ही सकती है, बट कंपनी ने कोई भी तरह का ना एनपीए डिस्क्लोज नहीं किया है। कंपनी ने केवल वो बोला है जहाँ जहाँ एनपीए थे वो हम लोग ने रिकॉग्नाइज कर दिया है, बस। इसके अलावा कोई भी एनपीए का डिस्क्लोजर नहीं है। डीएचएफएल में कितने एनपीए किसी को पता ही नहीं है, ठीक है। अभी एनुअल रिपोर्ट में इसकी फिगर्स आएंगे, बट अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे कभी भी कंपनी ने ना अपने यहाँ पे एनपीए के फिगर्स यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं किए। और कंपनी का जो ऑडिटर है, अगर आप देखोगे तो ये देखो नेटवर्थ वगैरह है ना, ये कंपनी के ऑडिटर ने भी साइन करके दिया है। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ये इनकी नेगेटिव वो है, क्या बोलते हैं, असेट्स अगर आप देख लो तो यहाँ पे कम है और लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे नेटवर्थ नेगेटिव है, ठीक है ना। नेट लॉस वगैरह जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई ना, वो सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे एक और बात है कि कंपनी के जो यहाँ पे ऑडिटर्स हैं उन्होंने क्या बोला है, डिस्क्लेमर ओपिनियन दिया है। डिस्क्लेमर ओपिनियन का मतलब होता है कि वो यहाँ पे कंपनी के पास इतने सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स या फिर सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कोई भी ऑडिटर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कोई भी एक ओपिनियन दे पाए। मतलब उनको भी नहीं पता है इस कंपनी का आगे क्या होने वाला है, एक तरीके से आप ये समझ लो, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो मैं वो भी बता देता हूँ कि ये देखो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे डीएचएफएल का वो जो मैं आपको लाइसेंस वाली बात भी बता रहा था, मैं आपको बता सकता हूँ। अच्छा, कंपनी ने ना अपने आप को है ना वो गोइंग कंसर्न बताया, बट कंपनी ने ये भी बोला है कि सीआईआरपी जो कि अभी रिजोल्यूशन प्रोफेशन चल रहा है उसके अगेंस्ट में ही यहाँ पे उस पर ही डिपेंड करता है। अगर ये पिरामल की बिड अभी यहाँ पे जो है बिड वो यहाँ पे अप्रूव हो जाती है, ठीक है, तो वो यहाँ पे सारी चीज़ें होंगी। अच्छा, उसमें अभी है ना एक अपडेट है, मैं आपको बता देता हूँ कि अभी देखो एनसीएलटी को ही अप्रूवल देना बाकी है, ठीक है ना। एनसीएलटी को अप्रूवल देना बाकी है, आरबीआई ने अप्रूवल दे दिया है, लेंडर्स ने दे दिया है, सीओसी ने दे दिया है, सभी लोगों ने दे दिया है, और इवन अगर आप देखोगे तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी दे दिया है। बट यहाँ पे अभी क्या किया है, कपिल वाधवान ने क्या किया है ना, इसको बचाने के चक्कर में एक सुप्रीम कोर्ट में वापस पीआईएल फाइल कर दी है, ठीक है ना। कपिल वाधवान ने सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे पीआईएल फाइल करी है और बोल रहे कि डीएचएफएल का जितना डेप्ट है 91,000 करोड़ का, वो हम लोग सारा चुकाने को तैयार है। वहीं पर अगर आप देखोगे पिरामल जो है वो केवल 37,000 करोड़ रुपये चुका रहा है। और आपको ये समझना चाहिए, जब वो पैसा लोन का ही जीरो कर रहा है,
लोन के 90,000 करोड़ के लोन के अगेंस्ट में केवल 30% पैसा दे रहा है, तो आपको समझो कि आपकी जो इक्विटी शेयर्स है ना वो जीरो हो जाएंगे। इसके बारे में मैं बार बार बोल चुका हूँ, DHFL डीलिस्टिंग होगी होगी होगी, ठीक है। ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में भी आया और ऐसा यहाँ पे अगर है ना, अगर आप देखोगे तो शेयर होल्डर्स भी यहाँ पे इक्विटी जीरो कर दी जाएगी, ठीक है। किसी को अच्छा लगता है तो बढ़िया है, नहीं अच्छा लगता है तो अपने हिसाब से रिस्क ले लें, ठीक है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मल्टी बैगर बन सकता है या वहाँ पर रिकवर होगा पिरामल इसमें 100% स्टेक करेगा तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, ठीक है। रुचि सोया के अंदर कितना स्टेक है, अगर आप देखोगे पतंजलि का 99% स्टेक है। कभी भी ऐसे अगर IBC से कंपनियां रिकवर होती है ना, ऑर्चिड फार्मा में भी देख लो 99% स्टेक है, तो जो एग्जिस्टिंग 100% शेयर होल्डर तो होते हैं उनको 1% में कर दिया जाता है। DHFL के केस में क्या हो रहा है, एग्जिस्टिंग अगर आप देखोगे 100% शेयर होल्डर को जीरो कर दिया जाएगा और पिरामल को यहाँ पे 100% स्टेक दे दिया जाएगा। और जैसे ही किसी कंपनी के अंदर प्रमोटर का स्टेक 90% से ज़्यादा हो जाता है तो डीलिस्टिंग के लिए यहाँ पे एलिजिबल हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मेरे को आपको बतानी थी, ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा यहाँ पे और क्या क्या, ये देखो ये पूरा है ना अपडेट है वो उस पर जो अभी क्या क्या चल रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपन और भी चीज़ें जो है मैं आपको बता देता हूँ फटाफट से। यहाँ पे वो जो बोरिंग्स वाली बात बताइए कि अभी है ना इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट वगैरह बुक भी नहीं कर रहा है और वो सारी चीज़ें हो रही है, ठीक है। और एक और बहुत अच्छे ना खतरनाक बात है, यहाँ पे अगर आप देखोगे कंपनी ने करीबन यहाँ पे 50,000 करोड़ का यहाँ पे बेसिकली वो बताया था। 50,000 करोड़ का कंपनी ने होलसेल लोन, इनका एक पोर्टफोलियो होता है होलसेल लोन का, उसकी यहाँ पे वर्थ बताई थी, ठीक है। और उसकी अभी क्या वैल्यू कर दी है अगर आप देखोगे ना, वो यहाँ पे केवल 9,000 करोड़ कर दी है। मतलब कंपनी ने 44,000 करोड़ का यहाँ पे लॉस बुक कर लिया, उसकी वैल्यू ही खत्म कर दी। तो कंपनी की जो मेन एसेट्स होती है वो ही यहाँ पे खत्म हो गई, ठीक है ना, होलसेल लोन पोर्टफोलियो। तो वो सारी चीज़ें जो मेरे को मतलब अगर आपको मेरे को लगता है कि बतानी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वो है ना, इन लोग ने डिस्क्लोज किया है ऑडिटर्स ने कि यहाँ पे अगर आप देखोगे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट मीट नहीं होती, क्योंकि कंपनी का यहाँ पे अगर आप देखते हो एडिशनल जो ट्रांजैक्शंस है वो यहाँ पे 12,000 करीबन 12,000 करोड़ के यहाँ पे फ्रॉड आइडेंटिफाई किए थे मार्च क्वार्टर के अंदर, ठीक है। और उसी के अलावा यहाँ पे अपन वो भी देख लेते हैं जो मेरे को आपको नेटवर्थ वाला बताना था, तो मैं वो भी बता ही देता हूँ। ये देखो कंपनी की यहाँ पे बोला कि नेटवर्थ फुल्ली इरोड हो गई, इरोड का मतलब पूरी की पूरी गायब हो गई है। और यहाँ पे RBI के मुताबिक इनका जो बेसिकली लाइसेंस होता है वो रद्द हो जाना चाहिए, ठीक है। मल्टीपल कॉन्ट्रावेंशंस ऑफ RBI प्रोविजंस लिखा हुआ है यहाँ पे साफ साफ, ठीक है। और वो सारी चीज़ें हैं, बट अभी अगर आप देखोगे तो NCLT के कारण ये सारी चीज़ें, ये कंपनी के एनी एक्शंस यहाँ पे प्रिवेंट कर रखे हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये पूरे की पूरी यहाँ पे हिस्ट्री है। अच्छा, अब यहाँ पे इसका भाव चल रहा है करीबन 18 रुपये। आपको क्या करना चाहिए, देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, किसी ने किसी भी भाव पे ले रखा है ना, मेरी एक यहाँ पे राय रहेगी, मेरा जो ओपिनियन है, ठीक है। और मेरे पास भी शेयर थे, है ना, ऐसा नहीं है मैंने कभी होल्ड नहीं किए। DHFL के शेयर्स मेरे पास भी थे, बट मैंने भी एक सही समय पे निकाल दिए, ठीक है। और मैं अब इसमें ट्रेड नहीं करता, क्योंकि इसमें जो डीलिस्टिंग होने वाली है और यहाँ पे शेयर होल्डर की इक्विटी को यहाँ पे जीरो कर दिया जाएगा। अब केवल एक ही स्टेप बाकी है, NCLT का अप्रूवल, वो आ जाता है तो यहाँ पे कंपनी को यहाँ पे पिरामल को सौंप दिया जाएगा। बट अभी भी इसमें लीगल हर्डल्स है, तो आप मान के चलिए दिवाली तक का टाइम लग जाएगा सारी चीज़ों को यहाँ पे, है ना, वो होने जाने में, क्योंकि अभी बार बार अभी सुप्रीम कोर्ट में भी केस चला गया है, तो वो सारी चीज़ें बहुत लंबा चलेगा अभी केस, है ना। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल मैंने आपको बता दिया है, और कंपनी की जो बैलेंस शीट और वो सारी हालतें हैं वो भी आपको मैंने बता दी है। चलिए थोड़ा बहुत शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं अगर यहाँ पे अपडेट हुआ होगा तो ये यहाँ पे प्रमोटर का जो स्टेक है आप देख सकते हो 39.21 के लगभग यहाँ पे चल रहा है। और ये पूरा का पूरा स्टेक है ना प्लेज है, यहाँ पे लेंडर्स के पास इनका कंट्रोल है और ये सारी चीज़ें मतलब उन्होंने प्लेज कर रखा है, प्लेज मतलब गिरवी रख रखा है। FII का आप स्टेक देख लो 18% यहाँ पे जो पहले स्टेक हुआ था, फिर 22% हुआ, ठीक है। और ये उसी टाइम था जब 2018-2019 में इसके यहाँ पे लफड़े हुए थे, ठीक है। 22% का स्टेक सीधा 1.92 आ गया, ठीक है। वहीं पे अगर आप DIIS को देखोगे तो DIIS ने भी अपना स्टेक कम किया है। DIIS का अगर आप स्टेक देखते हो 10% के यहाँ से कम होकर 3.42 हो गया। अब आप ये तो मान लीजिए कम से कम DII FII सबसे अलग समझते हैं इंडिया के स्टॉक मार्केट को, आप बहुत लोगों को कॉपी करते हो ना बड़े बड़े लोगों ने, और वही सारी चीज़ें। और यहाँ पे अगर आप देखोगे राकेश झुनझुनवाला का स्टेक भी जीरो हो चुका है, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें वो सब खत्म हो चुकी है। और बाकी सभी यहाँ पे ये सारी चीज़ें IFL वगैरह वगैरह बड़े बड़े स्टॉक होल्डर जो थे ना सब निकल गए। DII में अगर अपन देखने भी जाएंगे तो शायद ही कोई यहाँ पे होगा जो है, एक है केवल वो LIC है, वो सरकार की है और सरकार के यहाँ पे सब हाथ में है, ठीक है ना। और LIC इंडिया का सबसे बड़ा वो है स्टॉक मार्केट का, वो है उनके पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स है, ठीक है ना। उनका लाखों करोड़ का पोर्टफोलियो, उनने तो ऐसे ना गीतांजलि में भी पैसे लगाए थे, ठीक है। 150 रुपये में गीतांजलि खरीदा था, 1 रुपये में के आसपास डीलिस्ट कर दिया गया, तो उनको तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। उनके पास करोड़ों रुपए के रिलायंस के शेयर है, वो उनसे डिविडेंड से DHFL को रिकवर कर लेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है, आपको किसी बड़े आदमी का तो स्टॉक वो कॉपी करना ही नहीं है,
ठीक है। बाकी पिछले कितने भी क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर आप देखोगे तो बहुत बार लगभग कंपनी है ना लॉस में रही है, और कुछ कुछ क्वार्टर में ही कंपनी ने ये सारी चीज़ें पुट ऑन करी है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मेरे को लगा आपको बतानी चाहिए। और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हम आपको बार बार DHFL से रिलेटेड सारे अपडेट बता सकें। और इसके बाद हम लोग लेके आएंगे जेट एयरवेज़ का एनालिसिस। जेट एयरवेज़ में भी बहुत सारी नई खबरें आ रही है, स्लॉट इशू को लेके बहुत सारी चीज़ें हो रही है, तो हम लोग वापस एक फंडामेंटल एनालिसिस करने का सोच रहे हैं और वो सारी चीज़ों को कवर करेंगे। बाकी अगर आपको लगता है कोई भी स्टॉक की अगर आपको जानकारी जाननी है या फिर कुछ आपको क्वेरी है किसी भी तरह के स्टॉक मार्केट की, तो आप हमें यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग आपको यहाँ पे एडवाइस कर देंगे। एकदम फ्री में एडवाइस करते हैं, कुछ भी नहीं करना है, आप बस चैनल के सब्सक्राइबर होने चाहिए और कुछ भी नहीं करना है। आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि इंडिया में एक इस तरह का टेलीग्राम चैनल पहली बार देखा गया है, मतलब पहली बार है, जहाँ पे सभी बड़े बड़े न्यूज़ सोर्सेज से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो खबरें होती है वो एक साथ एक जगह आ जाती है, वहाँ पे ब्रोकरेज की रिपोर्ट्स भी आ जाती है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बीट द स्ट्रीट सर्च करना है केवल, और यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं लिंक इन डिस्क्रिप्शन के थ्रू भी, और आपको नहीं तो बीट द स्ट्रीट आप सर्च कर लीजिए, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। करीबन 4200 लोग वहाँ पे जुड़ चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, और बाकी आप हमें ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना ध्यान रखिएगा।